हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अर्पित यादव आप सभी का मैथ्स विद अर्पित यादव पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और इसी के साथ आज हम अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 10 पर पहुंच चुके हैं। और हमने अपने पिछले 9 प्रैक्टिस सेट विधिवत तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। और मेरे किसी भाई बहन ने अगर वो पिछले नहीं देखे हैं तो कृपया जाके आप वो देखें। और अगर आज हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक सबसे पहले हमारी वीडियो पहुँच सके। और ये जो प्रैक्टिस सेट चल रही हैं ये हम मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करा रहे हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारा है 25 नवंबर 2021 को जो शिफ्ट नंबर फर्स्ट में जो पेपर हुआ था यूपीएसआई का, वो प्रैक्टिस सेट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपका मैथ काफ़ी कमज़ोर है तब भी आपके लिए क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं, क्योंकि इसमें हम उन बच्चों को ध्यान में रख के क्लासेस चला रहे हैं जिनका मैथ काफ़ी वीक है, ताकि उन्हें क्वेश्चन समझ में आए। उसके बाद सॉल्यूशन हमारे जरूर शॉर्ट होते हैं, लेकिन हम उसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे भी समझाते हैं ताकि आपको समझ आ सके। मेरा पूरा फोकस है समझाने पर, ना कि जल्दी भागने पर। करने के लिए तो मैं ये प्रैक्टिस सेट 20 से 25 मिनट में ख़त्म कर दूँ, बट भैया ये घंटे के आसपास जाते हैं, ताकि क्योंकि मुझे समझाने में टाइम लगता है। ताकि किसी भी, अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है तो आपके लिए क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आंसर आ रहा है तो आगे बढ़िए, तो आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। बट आपका अगर काफ़ी कमज़ोर है, आपको समझने में भी दिक्कत आ रही, तो फिर वीडियो को आराम से देखें और आपको एंड तक वीडियो देखें, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो ये 40 क्वेश्चन, ये एक तरीके के हम 40 टाइप कवर कर रहे हैं। और ये प्रैक्टिस सेट पहले से इसलिए चलाना ज़रूरी है क्योंकि अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर आपको अभी ये पता लग जाएगा कि कितना मैथ आपको आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये चैप्टर में दिक्कतें आ रही, बार बार आ रही, तो आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, तो आप अभी उसको रिवाइज कर सकते हैं, दोबारा पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, अगर ये 10 दिन बचेंगे या 5 दिन बचेंगे तब आप प्रैक्टिस सेट करने का कोई मतलब नहीं है। बाद में तो लास्ट के 5 या 10 दिन में तो सिर्फ रिवीजन हो सकता है। ठीक है, उस टाइम आप सीख नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये प्रैक्टिस सेट 40 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। और ये अगर हमने 40 प्रैक्टिस सेट भी ले लिए तो ये कितने हो गए, 1600 क्वेश्चन हो गए। तो 1600 टाइप आपके कवर हो गए। तो आपको तुम एग्ज़ाम में तो 40 क्वेश्चन ही करने, तो आपको उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाएगा और आप इजीली कर पाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार उसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 249 उर्वरक बैगों का औसत वजन 69 किलोग्राम है। एक बॉक्स का वजन जिसमें उर्वरक बैग को रखा जाता है शामिल किया जाता है, तो प्रत्येक उर्वरक बैग के परिकलित औसत वजन में 0.7 किलोग्राम की वृद्धि होती है। बॉक्स का वजन किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। देखिए हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है जो 269 उर्वरक बैग हैं उनका औसत वजन दिया गया कितना, हमें 69 किलोग्राम। लेकिन हमसे कह रहा है यदि बॉक्स का वजन, जो एक बॉक्स है जिसमें उर्वरक बैगों को रखा जाता है, एक बॉक्स में ये 269 बैग रखे गए हैं, तो क्या कह रहा है हमसे, शामिल किया जाता है, अगर उन बॉक्सों का भी वजन शामिल कर लिया जाता है तो प्रत्येक उर्वरक बैग को प्रचलित औसत वजन में 0.7 किलोग्राम की वृद्धि होती है। अगर ये जो बॉक्स है अगर मैं इसको भी शामिल कर रहा हूँ तो क्या कह रहा है, अभी जो औसत कितना है 69 है, इसमें कह रहा है कि जो वृद्धि हो रही कितनी हो रही, 0.7 किलोग्राम की। ठीक है, अब ये है कितने पे, ये 269 उर्वरक बैग हैं जिनका औसत में वृद्धि कितनी हो रही, 0.7 किलोग्राम। तो हमसे पूछ रहा बॉक्स का वजन कितना है, तो ऑब्वियसली बात है अगर सब पे 0.7 किलोग्राम बढ़ रहा है तो इसका मतलब है 269 इंटू 1.7। अगर मैं ये निकाल लूँगा तो ये तो इसका वजन आ गया। तो यहाँ से हमने निकाला कितना, सॉल्व किया तो ये आया 7 से गुणा किया, 7 ने 63 की 3 हासिल लगी 6, 7 छिंग 42 और 6 48, बचे कितने 4, 7 दूनी 14 और 4 18, और दशमलव कितने, एक अंक बाद आया, तो आपका कितना आ गया 188.13। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझने वाली बात है। वो कह रहा है 269 उर्वरक बैग हैं जिसमें इसका औसत किलोग्राम कितना है, 69 है। और वो हमसे कह रहा है कि अगर इसमें जो बॉक्स है, बॉक्स का अगर वजन ऐड कर रहे हैं तो इनका सबका वेट बढ़ जा रहा है 0.7। अगर सबका वेट बढ़ रहा है 269 का भी बढ़ रहा है, बढ़ कितना आ रहा है 0.7, तो मैंने 7 का गुणा कर लिया तो हमें पता लगा जो वेट टोटल बढ़ा वो कितना बढ़ा, 188.3। यही इसका बॉक्स का वजन है। ठीक है, आसान से क्वेश्चन था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। उस अर्धगोले का वक्रपक्षीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 45 है, और यहाँ जो है पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14।
देखिए क्या कहता है, अर्धगोला जो होता है, हेमीस्फीयर होता है, उसका जो कट सर्फेस एरिया होता है वो होता क्या है, इसका जो सी एस ए होता है वो होता है 2 πr²। अगर आपने हमारी पिछली क्लास देखी तो आप वहाँ समझाया मैंने डिटेल में। देखिए क्या है, ये रहा आपका अर्धगोला, और जो कट सर्फेस एरिया होता है ये इतना होता है, ठीक है, जो वक्र क्षेत्रफल उतना इतना। अगर इसमें अगर हमसे पूछा जाता है टोटल सर्फेस एरिया कितना है, टी एस ए कितना है, तो क्या होता है इसमें ये वाला भी ऐड हो जाता है। तो ये क्या है, ये वृत्त है, ये πr² ऐड हो गया, तो ये कितना हो जाता है 3 πr²। लेकिन हमसे तो यही पूछा गया है, सी एस से पूछा है, तो निकाल लेंगे। 2 पाई की वैल्यू कितनी दी गई हमें, 3.14 r²। है कितना 45, 45 का स्क्वायर कितना होता है, देखो जब भी लास्ट में 5 आए उसका स्क्वायर निकालने की ट्रिक है, क्या है, इसका स्क्वायर करो कितना आ गया 25 पूरा लिख लो। और इसका जो है जो ये डिजिट आता है इसका एक नंबर जाना है, जैसे इसका 4 से आगे क्या आता है 5, इसका अंदर में गुणा कर दो, 5 को कितने हो गए 20, तो डायरेक्ट ये निकल के आ गया। तो हम रख लेंगे कितना आ गया 20 25। सॉल्व करेंगे क्या होगा, तो अगर इसमें इसका गुणा कर दिया तो कितना आ गया, ये आ गया 40 50 इंटू 3.14। इसमें 3 का गुणा कर रहे हैं हम, 0.14 का बाद में कर लेंगे। 3 का किया कितना हो गए 0 तिप चिप 15 तिचौक 12, तो आ गया 12 150 इंटू, अब रुको, अब इसमें क्या रह गया, हमें जो ऐड करने को रह गया प्लस 0.40 का भी इसमें गुणा होगा, तो किया 0 से 0 बच गया, 14 5 70, 0 बचा कितना 7, तो 14 से 0 गया 0 बचा, तो कितना आ गया 7 आ गया, 14 चौको 56, तो ये आपका आ गया, ये कितना आ गया आपका, और दशमलव कितने अंक के बाद आएगा 2 अंक बाद, तो ये आ गया। तो आपका कितना बचा, ये बचा 5 6 7, ये हम ऐड कर लेंगे कितना आ गया 7, 6 5 11 की एक हासिल लगी, एक 5 6 1 7 1 2, तो आपका 12717 आपका आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर 1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आसान था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, जिस समांतर श्रेणी का 9वां पद और 5वां पद 17.25 13.25 है, उस समांतर श्रेणी के पहले 16 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर श्रेणी होती क्या है, समांतर श्रेणी ऐसे क्या है, 2 3 5 3 8 3 11 3 14 3 17 समांतर श्रेणी होती है जिनका अंतर समान हो। 2 का अगर डिफरेंट निकालेंगे तो जितना यहाँ 3 का है तो यहाँ भी 3 का आना चाहिए, ऐसे यहाँ 3 का। तो हमसे पूछा गया, हमसे क्या गया है, अब यहाँ से एक चीज़ समझने वाली है बस, वो क्या है, जैसे 9वां पद है, जैसे यहाँ से हम निकालें चौथा पद निकालें जैसे, या 5वां पद निकालें, तो 5वां पद पता क्या होता है, ए, जो पहला पद होता है उसे ए बोलते हैं, ए प्लस 4d। 5वें पद में इससे ए कम 4 डिफरेंट होंगे, कैसे, देखो अब देखो ए की वैल्यू अगर 2 आ गई, यहाँ दी गई है ए की वैल्यू 2 4, डी कितना, डी डिफरेंट को डी बोलते हैं, तो डी कितना दिया गया 3, तो 4 3 ये 3 हो गया, 4 3 12 और 2 14, तो हमारा 5वां पद कितना आ गया 14। देखो यहाँ पे कितना है, पहला पद दूसरा तीसरा चौथा 5वां, तो 5वां पद कितना आ गया 14। हमेशा याद रखो अगर जौन सा हमें पद निकालना है उससे एक कम डिफरेंट आएगा, तो इससे 4 डिफरेंट, देखो यहाँ कितना 1 2 3 और ये 4 ही डिफरेंट पड़े, तो ये हम ऐड कर लेंगे। चलिए अभी भी समझ नहीं आ रहा तो इसको कल मैं डिटेल में काफ़ी समझाया, तो कल वाली आप वीडियो देख लें, यूपीएसआई की जो फिटनेस सेट नंबर 9 है। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 9 पद दिया गया है, तो 9वां पद क्या है, 9वां पद दिया गया कितना, 9 पद होगा कितना ए, और 9 पद दिए गए तो कितने डिफरेंट कितने होंगे 8, तो 8d, उसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई 17.25। भाई हमसे कह रहा है 5वां पद दिया गया वो कितना है, तो 5वां पद होगा कितना ए, और 5 में से एक गई तो कितने होंगे 4d, 4 डिफरेंट होंगे, उसकी वैल्यू हमें दी गई कितनी 13.25। यहाँ से हम डी निकालेंगे, अगर माइनस ले लिया दोनों तरफ से तो ये ए से ए खत्म हो गया, तो 8d में से 4d का कितना बचा 4d इज इक्वल टू, यहाँ से हमने माइनस किया, देखो 2 5 तो 2 5 तो माइनस हो ही जाएगा, तो 0 आ गया, और 17 में से 13 गए कितने बचे 4, और 4 से काटा 1 बार, तो डी की वैल्यू हमें पता लगी, यहाँ से हमें डी की वैल्यू मिल गई 1। अगर डी की वैल्यू हमें ए मिल गई है, यहाँ हम लिख लेंगे डी कितना हो गया 1, हमें यहाँ से ए और निकलना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या है कि हम इसमें मान रख देंगे, अगर मैं इसमें रख दूँ, इनमें से किसी में रख दूँगा ए का मान, सॉरी डी का मान, तो हमारा ए मिल जाएगा
तो यहाँ से आ गया कितना, ये कितना था, a प्लस 8d a प्लस 4d। अगर मैंने इसमें मान रखा a का, सॉरी, तो a प्लस 4d, d है कितना 1, इज इक्वल टू कितना आ गया, ये कितना है 13.25। तो a 4 ये उधर जाएगा तो कितना बचा 13.25 माइनस के 4। तो आपका जो आंसर ए की वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 13 में से 4 कितना बचा 9.25। तो हमें ए भी मिल गया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 9.25। ओके, अब देखिए ये मैं पूरा रफ कर रहा हूँ। हमसे पूछा गया पहले 16 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, और सम ऑफ 16 पदों का क्या होगा योग, वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। किसी का सम निकालने के लिए है, ठीक है, सम ऑफ n पद। अब देखिए n कितना है 16 है, तो यहाँ से क्योंकि 16 पदों का निकालना तो n 16 है, तो 16/2, तो गुणा a की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 9.25। तो 9.25 प्लस n कितना है, n 16, 16 में से एक गया कितना बचेगा 15, d कितना है 1। तो यहाँ से काट लिया आपने 2 से, तो 2 8 16, तो आपका कितना आ गया, यहाँ से आया 8, इसका गुणा किया तो 9 दूनी 18, तो 18.50 प्लस का 15, तो यहाँ आ गया आपका 8, और 18 और 15 होता है कितना, 15 दूनी 30 और 3 33, 33.50। ओके, अब यहाँ से सॉल्व किया, 8 का गुणा अंदर किया तो 0, 8 45 की 0 यहाँ से लगी 4, 8 3 24 और 4 28, बचा कितना 2, 8 3 24 और 2 26, और दशमलव कितने अंक बाद आएगा 2 अंक बाद, तो आपका आ गया 268। यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक हवाई जहाज ए और बी के बीच की दूरी 30 घंटे में तय करता है। यदि हवाई जहाज की गति को 310 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से कम किया जाता है तो वही दूरी 35 घंटे में तय की जाती है। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है, हमसे कह रहा है ए और बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अगर डिस्टेंस सेम है तो क्या हमसे कह रहा है, हमसे कह रहा है कि अगर टाइम का रेशियो में दिया गया कितना, देखो पहले तो वो 30 घंटे में तय कर रहा है, फिर कह रहा है अगर 310 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाता है तो वही दूरी ये 35 घंटे में कर रहा है। अगर मैं 310 किलोमीटर इसकी स्पीड कम कर दे रहा हूँ तो ये दूरी तय करने में से 35 घंटे लग रहे, तो इसका मतलब टाइम 35, टाइम और अगर डिस्टेंस सेम है, देखो फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है, डिपेंड करता है किस पे, टाइम इंटू स्पीड। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है टाइम इंटू स्पीड। अब क्या है, अगर डिस्टेंस सेम है, यहाँ भी डिस्टेंस सेम है, तो इनका जो रेशियो वो बढ़ जाएगा। कैसे, अगर मान लो मैंने मान लिया डिस्टेंस जो है वो कितनी है 20 किलोमीटर मान ली मैंने, और मैं पहले केस में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा हूँ, मुझे 4 घंटे, सॉरी पहले केस में मैं 4 घंटे लग रहे हैं मुझे, तो इसका मतलब है अगर मुझे 20 किलोमीटर जाना है और 4 घंटे मुझे लग रहे हैं, इसका मतलब है कि मैं 5 की स्पीड से जा रहा हूँ, 4 पंचे 20। वही डिस्टेंस यहाँ भी सेम है, अगर मैंने कहा मुझे ना अब 5 घंटे लग रहे हैं वहाँ पहुँचने में, तो इसका मतलब है मुझे अगर 5 घंटे लग रहे हैं 20 किलोमीटर तय करने में, तो इसका मतलब स्पीड में 4 से जा रहा हूँ। तो इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो हमेशा सेम होगा, ठीक है। तो इनका रेशियो ना चेंज होता है, जैसे 4 से 5 हो गया तो ये 5 से 4 हो गया। क्यों हो गया ये आप समझ चुके होंगे। तो अब क्या है, अगर अगर टाइम का रेशियो 30 से 35 हो रहा है, तो इसका मतलब स्पीड इनकी जो आएगी वो क्या आएगी 35 से 30। क्योंकि अगर यहाँ से मैं निकालूँ, ये तो आपके पास रेशियो है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ से मैं, अगर इन दोनों का जो मल्टीपल है वो सेम होना चाहिए ना, तो अगर क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो टाइम इंटू स्पीड होता है, तो अगर दोनों का गुणा भी सेम होना चाहिए इसलिए। अब देखिए लेकिन एक्चुअल में वैल्यू क्या दी गई, वो देखिए क्या कह रहा है हमसे, हमसे कह रहा है अगर स्पीड 310 किलोमीटर प्रति घंटा कम की गई, तो अगर स्पीड पहले 35 थी अब कितनी हो गई 30, लेकिन यूनिट में कितना कम हुआ 5 कम हुआ, 5 की वैल्यू हमें दी गई कितनी 310। तो यहाँ से एक की कितनी आ गई 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, तो मुझे मिला 1 की 62, 1 की 62 है तो 35 कितनी हो गई 35 गुणा 62। अगर स्पीड इसकी आ गई 35 गुणा 62, और जो टाइम कितना लग रहा है स्टार्टिंग में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है 30 घंटे, तो यही दूरी आ गई। क्यों, डिस्टेंस क्या होता है टाइम इंटू स्पीड, तो स्पीड हमें मिल गई, टाइम इतना हो गया। सॉल्व कर लेंगे हम,
तो हमने सॉल्व किया, तो यहाँ से हमने किया, इसको मैं 7 और 5 में तोड़ ले रहा हूँ, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 18, कितना हो गया यहाँ से हो गया 1860। अब बचा कितना हमारे पास, 7 गुणा 5 बचा, तो मैंने पहले 5 का गुणा कर ले रहा हूँ। तो 5 का गुणा किया तो कितना हो गया 0, 5 छक्का 30 की 0 यहाँ से लगी 3, 5 अट्ठे 40 और 3 43, बचा कितना 4, 5 1 5, 4 9, अब बचा कितना 7। तो 7 से गुणा करेंगे 0 0, 7 या 21 की 1 हासिल लगी 2, 7 में 63, 2 65। तो आपका आंसर कितना आ गया 65,100। ये डिस्टेंस हो गई, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आसान था क्वेश्चन था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमसे कह रहा है यदि 2130 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1704 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है। हमसे कह रहा है बराबर दिया गया, क्या दिया गया 2100 जो 30 वस्तुओं का सीपी है, ठीक है, 2130 वस्तुओं का सीपी आ गया, वो बराबर है किसके 1704 वस्तुओं के एसपी के। कह रहा है विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सेलिंग प्राइस हो गया, ये सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया, क्रय मूल्य हो गया, ये हो गया विक्रय मूल्य। तो यहाँ से सीपी का जो एसपी से रेशियो है वो कितना आ गया 1704 2130। हमसे पूछा लाभ प्रतिशत क्या है। देखो प्रॉफिट जब भी होता है वो किस पे होता है, सीपी पे। सीपी मतलब जो चीज़ हम खरीद के लाए, सपोज दैट आपने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी और आपने अपने दोस्त को 120 में बेच दी, ठीक है, तो आपने प्रॉफिट लिया किस पे लिया, क्रय मूल्य पे ही तो लिया प्रॉफिट, तो आपने 20% का प्रॉफिट ले लिया। अगर आपको सीपी एसपी में का थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैंने ना इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में आपको क्लास पढ़ा रखी है प्रॉफिट एंड लॉस की, तो आप अगर वो पढ़ लेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। काफ़ी डिटेल में मैंने बता रखा है उसमें, तो प्लीज़ आप वहाँ से वो वीडियो देख लें ताकि आपको छोटे छोटे डाउट ना वो भी क्लियर हो जाए। तो प्रॉफिट हुआ कितने का, अगर हमने 1704 में खरीदी और 2130 में बेच रहा है, तो इसमें से अगर मैं माइनस कर दूंगा तो पता लगेगा प्रॉफिट कितना हुआ। तो 10 में से 4 गया 6 बचा, 2 में से 0 गया 2, यहाँ कितना बचा, एक यहाँ से लिया 11, 11 में से 7 गया 4, तो हमें पता लगा 426 की प्रॉफिट हो रही। कितने पे हो रही प्रॉफिट जो होती है किस पे होगी, सीपी पे। तो कितने पे हुई 1704 पे, परसेंटेज निकालना तो 0। तो 426 चौकू होते हैं 1704, देखो कैसे 4 चौक 16 और 26 चौकू 104, तो ये 1704 हो गया। तो 4 से काटा 25%, ये आपका आंसर हो गया। तो आपको जो प्रॉफिट हुई कितनी हुई 25% की। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, वो क्या है यहाँ पे ना, इसका वो रूट है, रूट के अंदर ये है, ये तो है रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर है, ऐसी सेम इधर है, ठीक है। तो क्या दिया गया, सॉल्व आउट करना है हमें। देखिए अगर ये 17.04 अगर मैं रूट से बाहर आऊँगा तो ये स्क्वायर किसका होता है। देखो चेक कैसे करते हैं, एंड में क्या आ रहा है 2 सॉरी 4, और 4 किसके आता है, या तो 2 के स्क्वायर में आता है 2 दूनी 4 होता है, या 8 के स्क्वायर में आता है 8 और 64 होता है। तो हमने ये दोनों अंक लिख लिए। इसका वहाँ तक पहुँचिए जो इसका स्क्वायर, ऐसी संख्या निकाली जिसका स्क्वायर इससे 27 से कम है, तो वो कितना है 5। तो हमें पता लगा ये 52 का होल स्क्वायर है, ठीक है। अगर ये जैसे 5 का, अगर ये 36 के आसपास होता तो ये हो जाता आपका 58 का, ठीक है। तो ये हो गया कितने का 52 का। क्रॉस चेक भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने स्क्वायर निकाला आपको सिखाया ना, 2 दूनी 4, पहले इसका स्क्वायर किया 2 दूनी 4, फिर दोनों गुणा किया 5 दूनी 10, फिर 2 गुणा 10 दूनी 20 कि 0 बचा कितना 2, 55 25 2 27, तो 27 1 है, 27 4 है, सही है। तो देखते हैं, तो ये तो आपका कितना आ गया 5.2 का आ गया, इंटू 676 तो आपको याद है क्योंकि 525 25 का होता है, 676 26 का होता है, तो ये कितने का है 2.6 का, इंटू ये किसका है, देखो 4 किसके अंदर है 2 के और 8। अब देखिए 7 7 49, 7 7 49, अब देखिए ये 8 64, ये 8 के आसपास आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया ये 7.8 का हो गया क्योंकि ये वाला बड़ा है तो इसके पास आ गया। और आपको इसमें समझने में दिक्कत आ रही है, मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। अभी के लिए इतना समझते हुए चलिए। तो ये कितना हो गया 7.8 का। उसके बाद ये किसका, ये भी है 2.6 का, सेम ही है। और ये तो इसका सेम है, जो ये है इसका ये सेम है, तो इनटू मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए अच्छा इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक और है, वो क्या है वो देखिए आप, इसमें ना
ये प्लस का चिन्ह नहीं है, यहाँ पे जो है ये डिवाइड है, एक ये डिवाइड है और यहाँ पर भी ये डिवाइड का है, ठीक है। तो क्या आया, ये संख्या है, यहाँ भी डिवाइड आ गया और यहाँ भी डिवाइड आ गया। ओके, ऐसे ही सेम इधर भी होगा। तो क्या है, ये डिवाइड हो गया और यहाँ भी डिवाइड है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं 5.2 को अगर 2.6 से डिवाइड कर रहे हैं, दशमलव से दशमलव हटाएगा, लेकिन 26 दूनी 52, 2 तो गुणा। ऐसे ही 26 दशमलव से यहाँ दशमलव हट जाएगा, ये डिवाइड नीचे आएगा, तो 26 3 हो गया 78। तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 गुणा। इसकी वैल्यू अगर सॉल्व आउट करेंगे, ये सेम ही तो है, अगर ये 6 आ गया तो ये भी 6 आ गया, तो ये आपका आंसर कितना हो गया, 36। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, विक्रम ने एक नया भूखंड खरीदा जिसमें तुरंत बाढ़ करने की आवश्यकता थी। इस कारण आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई में 8% तक कमी हो जाती है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। उसने क्या है, आयताकार एक भूखंड खरीदा जिसमें उसने मान लो बाढ़ लगा दिया इसमें, तो पूछ रहा है क्षेत्रफल में कितनी कमी हुई। तो ये पूछ रहा है क्षेत्रफल हो गया तो कितनी कमी हुई, 8% की इसकी लेंथ और ब्रेथ में कमी हुई। अब देखो यहाँ से दो चीज़ समझिए। पहला क्या है, जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल जो आयत होता है, आयत का एरिया क्या होता है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, ये तो एरिया हो गया। और दोनों में 8% की कमी हो रही है, तो इसमें ना सक्सेसिव लग जाएगा। क्योंकि सक्सेसिव कहाँ लगता है, सक्सेसिव देखो एक आयत में लग जाएगा, एक क्या है स्क्वायर में दिया गया, स्क्वायर में चीज़ दी गई, क्योंकि उसका भी एरिया क्या होता है, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर, तो वो भी ए इंटू ए होता है। तो अगर दोनों कम हो जाएंगे तो वहाँ सक्सेसिव लग जाएगा। ऐसे सक्सेसिव कहाँ लगता है, जैसे दो संख्या क्रमबद्ध कम हो रही हैं, जैसे पहले 10% हो रही, फिर इसी में फिर 10% हो गई, तो यहाँ भी सक्सेसिव लग जाता है। तो ऐसे ही क्या इंटू में लगता है सक्सेसिव। अगर आपको दिक्कत आ रही तो सक्सेसिव की वीडियो पड़ी हुई है, तो वो आप देख लें वहाँ से। तो क्या है देखिए, तो क्या है सक्सेसिव फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस XY/100, ये आपका सक्सेसिव फार्मूला है। अब इसमें क्या है, कमी कह रहा है कितना, 8% की कमी हुई, तो पहले कितनी हुई -8, दोबारा फिर 8% की कमी हुई तो -8। अब देखिए यहाँ तो प्लस आएगा, लेकिन क्या है -8 इंटू -8/100, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका। तो यहाँ से सॉल्व आउट किया गया, -8 कितने हो गए, -16 प्लस 68/100। अब दशमलव 20 यहाँ से हटाया, दशमलव आया यहाँ पे, तो -16 में से 0.64 घटाया तो क्या बचा, माइनस का 15.36, क्योंकि 64 घटाना तो एक यहाँ से लिया तो 10 में से कट गया। तो यही आपका आंसर हो गया, कमी कितनी हुई 15.36% की। अब देखिए सक्सेसिव, अगर आपको ऐसे समझ सक्सेसिव कैसे लग रहा है, बात देखिए। अगर मान ली मैंने लेंथ मान ली कितनी, आपके लिए मानता हूँ मैं, यहाँ से देखिए, अगर मैं मानता हूँ लेंथ कितनी है 20, अपने अनुसार मान लिया हमने, ठीक है। वहीं ब्रेथ कितनी है 10। अब ये कह रहा है कि दोनों 8% कम हुई। अगर मान लो 20 का 8% कितना हो गया, इट इज़ 100, तो 20×5 = 100, 5 एकम 5, 5 × 30, तो पता लगा हमारी कितनी कम हुई 1.6। तो 20 में से 1.6 कम हुई, तो एक घटाया तो 19, और 19 में से 6 घटाया तो कितने बचा 18.4। ओके, ऐसे ही अगर 10 में से कम हुआ कितना 8%, तो 10 का 8% कितना हो गया 0.8, तो बचा कितना 9.2। अब देखिए यही तो कह रहा था, लेंथ और ब्रेथ में दोनों 8% कम हो रहे हैं। तो हमारा पहले जो बन रहा था कितना बन रहा था 20 × 10, तो ये हो गया 200। अब जो हमारा बन रहा है कितना बन रहा है 18.4 इंटू 9.2। ओके, यहाँ से मैं सॉल्व आउट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2.2 इंटू 9.2 इंटू 9.2, क्योंकि इसमें अगर गुणा करूँगा 2 दूनी 4, दूनी में 18 आ जाएगा। लेकिन हमें पता लगा ये 9.2 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर निकाल लिया हमने, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, दूनी 36 की 6, हासिल लगी 3, 9 में 81 और 3 84। तो हमें पता लगा, और दशमलव कितने अंक बाद आएगा, 1 दशमलव ये, 1 दशमलव ये, तो 2 दशमलव
इंटू 2। तो ये आपका आंसर आ गया आंसर। लेकिन क्या है 200 पे, अगर मैं 100 पे निकाल रहा, देखो 200 से ये हो कितना गया, ये हो गया कितना 84.64 इंटू 2। यहाँ तक किसी भी मेरे भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या है, इतना हो गया। लेकिन परसेंटेज 100 पे निकलता है, अगर मैं 100 पे निकालूंगा, 2 से यहाँ काटा तो कितना बचा, 1 2 से ये खत्म हो गया। तो क्या 100 से जो चीज़ थी वो कितनी हो गई, 84.64 हो गई। तो कम कितनी हुई, तो वो कम ही अगर यहाँ से 100 में से घटाएंगे तो वो आपका आ जाएगा 15.36। तो मैंने तो ये 20-10 माना, आप कुछ भी मानेंगे तब भी आंसर ही आएगा। और ये मानने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जो पता है कि आयत है और इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों सक्सेसफुली कम हो रहे हैं, तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगाइए, आंसर निकालिए। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो बस आपको मैंने समझाने के लिए कर दिया ताकि आपको लगे कि पता नहीं क्या पढ़ा दिया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ए एक्स से वाई तक 96 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और वाई से एक्स तक 132 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाता है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत गति क्या है। तो औसत गति का फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। ए जो है स्पीड से गया 96 हो गई, तो इसकी वैल्यू रखी 2 इंटू 96। बी की वैल्यू कितनी आ गई 132। और ए प्लस बी हो कितना गया 96 प्लस 132। अगर किसी को दिक्कत है कि ये फार्मूला कैसे आया, तो आप पिछली 2 वीडियो हैं वो देख लें आप, उसमें मैंने इसको एक्सप्लेनेशन करा रखा है। 2, अब देखिए कितना हो गया ये, अगर यहाँ पे ऐड करता हूँ इसको मैं 132 को ऐड करूँ तो कितना 6 2 8 और 9 3 12 की 2 हासिल लगी 1, तो यहाँ कितना आ गया 228। तो हम ये डायरेक्ट लिख लेंगे। तो ये कितना आ गया आपका 228। अब ये 2 से काटा मैंने, क्या बचा 2 एकम 2 2 एकम 2 2 चौकू 8, 2 से और काटा 2 पंचे 10 2 सत्ते 14। उसके बाद मैंने इसे 2 से काट लिया, 2 छिंग 12 और 2 छिंग 12। उसके बाद ये 3 से कटेगा, 3 से कितना हो गया 19, और ये 3 दूनी 6 3 दूनी 6। ठीक है, अब आपका कितना आ गया, यहाँ से बचा कितना आपका, वो बचा कितना है 96 इंटू 22 अपॉन 19। अब इसको सॉल्व आउट करिए। देखो 96 का हमें टेबल नहीं पता, लेकिन हमें क्या है, मैं इसको 100 माइनस 4 मान लूँ तो कोई दिक्कत, तब भी 96 ही रहेगा, इंटू 2 अपॉन में 99। देखिए तो यहाँ से क्या है, अगर मैं डायरेक्ट गुणा किया तो ये हो गया 2200 और 22 चौको 88, तो 88 कम हो जाएगा। जब 88 कम हो गया, अगर 88 माइनस किया तो बचा कितना 2112। तो जो हमारे पास बचा है कितना बचा 2112। 2112 अपॉन में 19, तो काटा हमने 19 एकम 19, बचा कितना 2, तो ये 21 हो गया। तो 19 एकम 19, फिर बचा कितना 2, तो ये कितना हो गया 22, तो 19 एकम 19, तो 1 पॉइंट आपका आंसर आ गया, वो आ गया ऑप्शन नंबर 4। एक ही ऑप्शन है जो 111.16 दे रहा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन की तुलना में एम 3 गुना कार्यकुशल कामगार है और इसलिए वह एन से 260 कम दिनों में कार्य पूर्ण करने में सक्षम है, तब एन कितने दिनों में समग्र कार्य को पूर्ण कर सकता है। हमसे कह रहा है जो एन है, एम की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल है। अगर एम एक दिन में एक काम कर रहा है तो एन कितना कर ले रहा है 3। ठीक है, अगर मैं टोटल वर्क अगर मैं 3 मान ले रहा हूँ एक दिन, तो इनके दिन निकालने हैं। देखो अगर क्या है एम एक दिन में एक काम कर रहा है तो उसी दिन एन जो है वो 3 काम कर ले रहा है। अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, अगर मैंने टोटल वर्क 3 मान लिया तो एन को तो एक ही दिन लगेगा, समझ रहे हो, जो दिन लगेंगे एन को तो 1 लगेगा, भाई इसको 3 करने में एम को 3 दिन लग जाएंगे। तो भाई हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है इसलिए वह एन से 260 कम दिनों में पूर्ण करने में सक्षम है। देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, वो क्या है, कामगार जानना है। देखो एन की तुलना में एम 3 गुना है, अगर एन एक दिन में एक काम कर रहा है तो एम है वो 3 कर रहा है। ठीक है, अगर मैंने काम 3 मान लिया तो हमें पता लगा
अगर m तो एक ही दिन में कर लेगा क्योंकि वो 3 कर ही ले रहा है एक दिन में काम, वहीं n को कितने लगेंगे, 3 दिन लगेंगे। हमसे क्या कह रहा है, इसलिए वह n से 260 कम दिनों में कार्य पूर्ण करने में सक्षम है। तो यहाँ जो इसको लग रहा है 3 दिन और m को कितने लग रहा है, 1 दिन, तो n जो है 260 कम दिनों में कार्य पूरा करने में सक्षम है। n है 260 दिनों में कम कर ले रहा है काम। ओके, लेकिन यहाँ तो क्या है, यहाँ m जो है वो क्या है, 2 दिन में, इनका जो अंतर है वो क्या है, m को तो 1 दिन लग रहा है भाई, n को कितने लग रहा है, 3 दिन, तो अंतर जो बैठ रहा है वो 2 दिन का बच रहा है। यहीं जो कह रहा है n से 260 दिन, ये 2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 260, 2 की वैल्यू 260 दी गई, तो यहाँ से मैं 1 की निकाल लूँगा, 2 से काटा, 2 कम 2, ये कितना आ गया, 130। पहले आपने यहाँ तक समझिए क्या कह रहा है, हमसे क्वेश्चन कह रहा है n की तुलना में m 3 गुना कार्य कुशल काम कर रहा है। तो n अगर एक दिन में 1 काम कर रहा है तो क्या है, m एक दिन में 3 कार्य कर ले रहा है। अगर मैंने टोटल काम 3 मान लिया तो मुझे पता लगा 3 काम करने के लिए m को तो 1 दिन लगेगा, भाई n को 3 दिन लगेंगे। भाई क्वेश्चन हमसे कह रहा है m जो है n से 260 कम दिनों में कर रहा है, जबकि यहाँ n से जो m है ना 2 दिन में ही कम दिनों में कर रहा है। क्योंकि हमने ये माने कार्य तो कुछ और ही होगा, तो हमें पता लगा एक दिन की जो वैल्यू आ गई वो कितने, एक दिन जो m को टाइम लग रहा है, m को लग रहे हैं अगर 130 दिन, ठीक है। तो पूछ रहा है n कितने दिनों में समग्र कार्य को करेगा। तो अगर m तो एक दिन में एक की वैल्यू आ गई 130, लेकिन इसको तो 3 दिन लगेंगे यही काम करके, 3 गुना टाइम लग रहा है ना, 3 गुना। तो अगर इसको 130 लग रहे हैं तो इसको लगेंगे कितना, गुणा 3, इसका आंसर आ गया 339, 390 दिन, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब किसी संख्या को 68 75 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 95 मिलता है, उसी संख्या को 55 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। कोई संख्या है उसको मैं अगर 6875 से विभाजित कर रहा हूँ तो शेषफल हमें कितना मिल रहा है, 95। इसका मतलब जो संख्या होगी, जैसे मान लो होता क्या, ऐसे ही होता है, जैसे किसी संख्या को मान लो x को मैंने 68 75 से भाग दिया, 68 75 से भाग दिया, तो भाग एक अगर मैंने मान लिया एक बार गया और शेषफल कितना बचा, 95। तो क्या होता है, शेषफल कब होता है, जब इसी में तो घटाते ना हम, 6875 में से माइनस करते, तो ये तो शेषफल आता है। अगर मैं इसी में अगर 95 जोड़ दूँ तो इसके अंदर ये संख्या जो आ गई वो कितनी आ गई, 6875 अपॉन में 95। तो 5 5 10 की 0 हासिल लगी 1, तो 8 8 16 17 हासिल लगी 1 9 और 6 6970। क्योंकि इसमें अगर मैं 68 75 का भाग दूंगा तभी तो 95 बच जाएगा, यही होता है ना। तो हमें पता लग गया जो संख्या हमारी ये है। अब ये कह रहा है कि उसी संख्या को 55 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो 6970 को अगर 55 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। तो 55 से भाग दिया हमने, 55 एकम 55, बचा कितना 14, 55 एकम 55 क्योंकि 20, हाँ 14 बचा, तो हो गया तो 147। तो 55 दूनी 110, 110 तो बचा कितना 147 था, तो 10 चला गया कितना बचा 37, तो 370। और 370 के लिए अगर मैं 55 6 करूँ, 56 30 की 0 हासिल लगी 3 56 30 और 3 33, तो 330। तो 70 के लिए बचा कितना 40। तो हमें पता लग गया इतना देने के बाद भी 40 बच जाएगा, ये शेषफल बच जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक आप समझे, ये बताइए। ये हमसे कह रहा है जैसे किसी में हम संख्या में भाग देते हैं, मान लो 20 है, 20 में हमने क्या कहा, जैसे हमने 6 से भाग दिया 2 बार चला गया, या सपोज दैट मैंने 18 से भाग दिया, तो 18 एकम 18, तो कितना आ गया शेषफल कितना बचा 2। तो यही तो दोनों हम ऐड कर लेते हैं तभी तो संख्या बन जाती है, क्योंकि 18 दिया कितना, डायरेक्ट कैसे ऐड करते देखो, 18 का भाग कितने बार गया, एक बार, तो 18 प्लस 18 इंटू 1 प्लस के 2, तो 18 और 2 कितना हो गया 20। वैसे ही क्या कर रहा है, जो यहाँ पे जो हमें दे रहा था वो कितना था पीछे, वो था 68 75। अब वो कह रहा है किसी संख्या को भाग देने पर, अब मैंने मान लिया 78 75 एक बार गया, शेषफल कितना बच रहा 95, तो ये 95 हमने ऐड कर दिया, तो ये संख्या ही तो बन गई पूरी। यहाँ से आप समझे होंगे आप अच्छे से। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब एक धनात्मक संख्या को n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 आता है, 7n को उस संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या कीजिए। n संख्या को 13 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या आता है, 1 आ रहा है। जैसे मान लो संख्या अगर मैंने मान लो 14 मान ली,
अगर 14 को हम अपने हिसाब से मान लिया क्योंकि 1 आ रहा है ना, हमें सिर्फ एक जोड़ना है, तो 13 से भाग दिया हमने, 13 एकम 13, एक ही तो बचा। अरे भाई 14 ये है, 13 एकम 13, तो एक ही तो बचा सिंपल, तो ये संख्या तो 14 हो गई ना। इसका कोई भी मल्टीपल मानोगे तो सेम वही हो जाएगी। अब सपोज दैट मैंने मान ली 14 संख्या है, ठीक है, मैंने माना क्या, संख्या जो हमारी है वो क्या है 14, एन हमने 14 मान ली। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 7n को उसी संख्या से विभाजित किया जाए तो क्या शेषफल बचेगा। 7n का मतलब क्या है, इसमें 7 का गुणा हो गया। अब देखिए एन अगर 14 को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 13 + 1, अब इसलिए लिख रहा हूँ कि देखो ये 13 से पूरी पूरी कट रही है, शेषफल का 1 बच रहा है। अब इसमें हमसे कह रहा है कि 7 का गुणा करने पर, क्योंकि 7n हो रहा है, अगर n जो है ये 14 है, तो अब क्या होगा, देखो इस कंडीशन में भी क्या होगा, 13, 7 अंदर इसका मल्टीपल होगा तो पहले 7 चला जाएगा, अब प्लस का क्या आएगा 7 अपॉन में 13। तो देखो 13 गुणा 7, ये तो इसका मल्टीपल है, तो ये तो कटी जाएगी संख्या, बचा क्या क्या ये, तो शेषफल भी यही बच जाएगा 7। तो जब भी आपको बोला जाए डायरेक्ट कि ये संख्या 13 से विभाजित है या कुछ भी बोला जाए, आपको कहा शेषफल, अब जब भी इसमें संख्या में या तो मल्टीपल हो या कुछ हो, तो आप क्या करें डायरेक्ट शेषफल से गुणा करें इसका। जैसे 7 है तो शेषफल यहाँ कितना बचा था 1, और 7 का गुणा किया तो कितना हो गया 7, तो ये आपका ये डायरेक्ट शेषफल आ गया। अगर मान लो इसका जानना होता तो तब फिर उसमें क्या 13 से हम भाग करके देखते तो बचता, जैसे मान लो 14 आ जाता या मान लो 15 आ गया, तो हम 13 से भाग किया तो 2 आ गया, ठीक है, अगर गुणा जानना कराता हमसे। जैसे शेषफल यहाँ 1 बच रहा है, हमसे वो कहता कि इसमें एन में ना 16n का गुणा किया तो शेषफल क्या बचेगा, तो हमारा 1 तो बच ही रहा था, तो मैंने क्या किया डायरेक्ट 16 गुणा किया इसमें, तो कितना आ गया 16, और 16 में हम 13 का भाग करेंगे तो क्या शेषफल 3 बचेगा, यही आंसर हो गया ऐसे। तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। तो हमें ये डिटेल है, डिटेल करने की आपको जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए किया कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है, वरना आपको क्वेश्चन तो देखते ही करना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बाल्टी में तरल ए और बी 13:14 के अनुपात में 108 लीटर मिश्रण को निकाल लिया जाता है और 108 लीटर तरल बी भरा जाता है। अब यह अनुपात 7:8 में परिवर्तित हो जाता है। तरल बी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, हमसे कह रहा है एक बाल्टी में तरल जो है ए और बी का रेशियो जो है वो दिया गया कितना 13:14। फिर हमसे कह रहा है 108 लीटर मिश्रण को निकाल लिया जाता है। 108 लीटर मिश्रण को निकाला और 108 लीटर बी भरा जाता है। अभी क्या है, दोनों निकाल लिए। यहाँ तक समझने वाली बस एक छोटी सी बात है, अगर आप वो समझ गए तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 108 लीटर मिश्रण निकाला, तो मिश्रण निकलेगा, उसके बाद भी जो यहाँ अनुपात जो आएगा वो अनुपात क्या आएगा 13:14 ही आएगा। वो क्यों, देखो रेशियो में क्या है, जैसे मान लो मैंने 20 लीटर मिश्रण लिया, अब इसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो मैंने तुम्हें दे दिया कितना 2:3, तो ये 3 2 कितना हो गया 5, और 5 से 4 का गुणा कर 5 20, तो हमें पता लगा 8 लीटर मिल्क है, 3 2 5 का ऐसे निकालते हैं 5, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो 4 का अगर मैं इसमें गुणा किया 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो हमें पता लगा 8 मिल्क है और 12 वाटर है। इसी कंडीशन से हम कह रहे हैं 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है। अगर 10 लीटर मिश्रण निकलेगा तो जो मिश्रण निकलेगा उसी अनुपात में निकलेगा जिस अनुपात में ये दोनों मिले हुए हैं, समझ रहे। तो 10 अगर निकलेगा तो वो भी निकलेगा कितने में 2:5 में, सॉरी 2:3 में, तो 3 दूनी 5, 5 दूनी कितना हो गया 10, तो ये निकलेगा कितना 2 दूनी 4 और 2 3 6। तो अगर इसके बाद ये 4 और 6 निकाल दिया हमने, तब 8 में से 4 गया कितना बचा 4, और 12 में से 6 गया 6। अगर यहाँ भी रेशियो निकालेंगे 2:3 ही आएगा, समझ रहे। तो अब हालांकि यहाँ 20 लीटर था, यहाँ 10 लीटर, कम हो गया, क्वांटिटी कम हो गई, लेकिन जो रेशियो है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि जो अनुपात मिलाया है, जैसे मान लो आपको 10 लीटर दूध है, उसमें मैंने 2 लीटर पानी मिला दिया। अब वो पानी आप अगर उसमें 5 लीटर पानी 5 लीटर मिश्रण निकालेंगे ना, तो वो दूध भी उसी अनुपात में निकलेगा जिस अनुपात में पानी और दूध मिले हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि पानी पानी निकाल लोगे और दूध दूध निकाल लोगे, समझ रहे। तो रेशियो हमेशा सेम ही रहेगा यहाँ तक, अगर मिश्रण निकाल रहे हैं तो। अब यहाँ तक क्या है देखिए, तो यहाँ तक हमें पता लगा कि क्वांटिटी कम हो जाएगी नो डाउट, लेकिन जो अनुपात है वो हमेशा सेम रहेगा। तो कितना 13 और 14 बचा। लेकिन हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है इसमें क्या है 20 लीटर बी भरा जाता है, सॉरी 108 लीटर जो है तरल बी डाला जाता है, तब रेशियो कितना हो जाता है, तब हो जाता है 7:8, तब हो जा रहा है कितना 7:8। अच्छा यहाँ पे देखो
तरल बी भरा जाता है। हमने ए में कोई चेंज नहीं किया है, ए में कोई चेंज नहीं किया है। तो अगर 13 हमारा ए यहाँ पे था, उसके बाद यहाँ भी 13 होना चाहिए था, रेशियो तो सेम होना चाहिए था ए पे। क्यों सेम होना चाहिए वो चीज़ समझिए। इसमें मान लो 10 लीटर है मिस्टर, इसमें हमारा 2 पानी है और 8 लीटर दूध है। ओके, अब क्या हुआ, आपने 5 लीटर इसमें दूध मिला दिया, तो दूध कितना हो गया 13। लेकिन भाई पानी तो मेरा 2 ही रहेगा ना, क्योंकि पानी 2 मिला हुआ है तो पानी 2 ही रहेगा, पानी भी तो मैंने चेंज किया ही नहीं। उसके बाद आपने फिर 3 लीटर इसमें मिला दिया दूध, तो ये 16 लीटर हो गया। लेकिन पानी तो मेरा 2 लीटर ही रहेगा, क्योंकि पानी भी तो हम चेंज कर ही नहीं रहे। हाँ, क्वांटिटी चेंज हो जाएगी पूरी, लेकिन पानी जो रेशियो है वो तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमें मिला है वो क्या मिला, तो हमें पता लगा कि भाई हमने तो बी मिलाया, अगर यहाँ पे मेरा 13 ए था तो 13 यहाँ भी होना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसमें क्या किया, 7 का गुणा ऊपर किया इन दोनों रेशियो सेम करने के लिए, और इसमें मैंने 13 का गुणा किया। तो 13 सत्ते 91 ये बना लिया मैंने, और 13 सत्ते 91 ये हो गया। तो हमारा यहाँ से जो नया रेशियो बना वो क्या बना, वो बन गया कितना, अगर मैं यहीं मिटा दूँ इसको, क्योंकि 13 गुणा इसमें भी होगा तो इसमें भी होगा, पूरे में होगा ना 7 का गुणा, इसमें अगर 13 गुणा हुआ तो पूरे 13 का होगा। तो हमारा जो नया रेशियो बना वो क्या बना, 13 सत्ते 91 और 14 सत्ते 98, क्योंकि ऊपर वाले में 7 का गुणा कर रहा हूँ पूरे में और नीचे में 13 का, तो 13 सत्ते 91, क्योंकि ए को मुझे बराबर बनाना था। तो कितना आ गया, 13 अट्ठे 100, 13 अट्ठे 104। तो हमें पता लगा कि जो रेशियो हमारा यहाँ था, तो हमने जो नया रेशियो बना लिया वो क्या आ गया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 91 से 98, और ये जो है 91 104। तो मुझे पता लग गया, क्योंकि ए तो सेम रहेगा। लेकिन पता बी में चेंज क्यों आ रहा है, बी में चेंज इसलिए आ रहा है क्योंकि बी में हमने 108 लीटर मिलाया है, 108 लीटर मिलाया हमने इसमें, जबकि एक्चुअल में बढ़ा कितना, यूनिट में कितना बढ़ा, 98 से कितना हो गया 104, तो बढ़ा कितना 6। तो 6 की वैल्यू हमें जो दी गई वो कितनी दी गई 108। तो यहाँ से एक की निकाल ली, कितनी आ गई 6 कम 6 6 48। तो हमें पता लगा एक की वैल्यू आ गई 18। तो हमसे पूछा तरल बी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ तक बी कितना है, यहाँ तक भी 98 है। उसके बाद ये 98 यहाँ तक बनाने, उससे पहले क्या है 108 लीटर कम हुआ मिश्रण में, तो हुआ क्या, तो यहाँ से मैं 98 वैल्यू निकाल लूँ, ए की वैल्यू 18 आ गई, तो 98 कितनी आ गई 18 अट्ठे 144, बचा कितना 14, और 18 नेमा 162, और 14 कितना हो गया 176, 176। तो ये यहाँ तक मिश्रण, यहाँ तक बी की वैल्यू कितनी आ गई, वो कितनी आ गई 1764। लेकिन हमसे क्या कह रहा है, बी की प्रारंभिक मात्रा चाहिए। तो यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे क्या है देखो 13:14 में था, लेकिन 108 लीटर मिश्रण कम हुआ, 108 लीटर हमने बाहर निकाला। तो यहाँ पे बी कितना निकला होगा, अगर 13 और 14 हैं तो 14 और 13 कितने हो गए 27। तो 27 चौकू कितने हो गए 108, तो 14 चौकू 56, तो 56 लीटर बी निकला होगा, इसी रेशियो निकले होंगे। 13 चौकू 52, 13 चौकू 52 और 56 दोनों अगर जोड़ेंगे तो 108 हो रहा है। तो बी निकला कितना था यहाँ पे 56, तो मैं इसमें 56 और ऐड करूँगा तो हमें प्रारंभिक मात्रा मिल जाएगी। तो 6 4 10 की 0 हासिल लगी 1, 7 5 12 की 2 हासिल लगी 1, तो हमें प्रारंभिक मात्रा जो हमारी कितनी है वो है 1820। ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा समझने में, मतलब समझने में तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन कठिन है, हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन आपको करना ऐसे ही है। और मैं आपको इसलिए डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक दुकानदार के पास 3 भिन्न गुणवत्ता का दूध है। पहली गुणवत्ता का 475 लीटर दूध है, दूसरी गुणवत्ता का 513 लीटर दूध है, और तीसरी गुणवत्ता का 532 लीटर दूध है। एक समान माप की बोतलों की वह न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें विभिन्न गुणवत्ता के विभिन्न दूध को बिना मिलाए भरा जा सकता है। तो हमें क्या है, डायरेक्ट हमसे क्या कह रहा है, एक समान बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या बताइए। तो हम क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे HCF, ताकि वो मेजरमेंट हमें मिल जाए जिससे मैं बिना मिलाए इन सारी बोतलों को माप दूँ। ओके, तो अब देखिए क्या है, यहाँ से जब HCF निकालने चले तो देखो 2 से कटेगी नहीं, 2 से क्यों नहीं कटेगी, क्योंकि जिसके अंदर लास्ट 2 से वो संख्या कटती है जिसका लास्ट डिजिट 2 से कट जाए। तो ये 5 है, ये कटेगी नहीं, ठीक है। 3 से नहीं कटेगी, 3 से क्यों नहीं कटेगी, अब देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि संख्या के जो अंकों का योग अगर 3 से कटेगा तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। जैसे ये क्या है 5 3 8 2 10,
तो 10 तो 3 से नहीं कटता, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। 4 से भी नहीं कटेगी। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के 2 अंक हैं वो 4 से कटने चाहिए। तो ये देख, इसके 13 हैं, तो ये नहीं कटेगी क्योंकि 13 4 से नहीं कटता है। उसके बाद 5 से नहीं कटेगी। 5 से इसलिए नहीं कटेगी, 5 से सिर्फ संख्या वही कट सकती हैं जिनका अंतिम अंक या तो 5 हो या 0 हो, तो ये 5 से भी नहीं कटेगी। 6 से कटेगी नहीं, क्योंकि जब 2 से और 3 से नहीं कटेगी तो 6 से भी नहीं कटेगी। उसके बाद 7 से ये कटेगी, चेक करते हैं। 7 से 49 या 7 पन्ना 35, 7 छंग 42, बचा कितना 5। 7 से भी नहीं कट रही। 8 से कटेगी नहीं, 8 के 3 अंक कटने चाहिए, वो भी नहीं कट रही। तो 2 अंक नहीं कटे, 3 कटेगी कैसे। 9 से भी नहीं कटेगी क्योंकि अंकों का योग 9 से करना चाहिए, इसका 10 आ रहा, तो ये भी नहीं कटेगी। 10 से कटेगी क्या, 11 से भी नहीं कट रही है क्योंकि 11 चौक 44, यहाँ कितना बता 4 45 हो नहीं रहा, ये भी नहीं कटेगी। उसके बाद 12 से नहीं कटेगी। 13 से कट रही, 13 3 26 33 39, बचा कितना 8। 13 से नहीं कट रही। 14 15 से नहीं कट रही, 16 से भी नहीं कट रही। 17 17 दूनी 34, 17 से भी नहीं कट रही। 18 से नहीं कट रही, 19 से कटेगी। देख रहे हैं 19 से ट्राई करके। 19 दूनी 38, बचा कितना 19 दूनी 38, 2 इधर बचा, 7 2 9, 19 पना 95, 19 पना 95, 25, ठीक है। यहाँ आ गया 19 दूनी 38, बचा कितना 19 दूनी 38, तो 12 1 13, तो 133 हो गया। तो 19 सत्ते 133 होता है। ओके। उसके बाद क्या आया 19 दूनी 38, बचा कितना 19 दूनी 38, 12 ये 12 3 15, तो ये आपका हो गया 19 अट्ठे होता है 152। तो यहाँ से आपका आ गया। तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है एक समान बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें विभिन्न गुणवत्ता। अब देखो 19 लीटर की हमें माप मिल गई, जिसमें क्या है 19 लीटर, अगर 19 लीटर हम भरेंगे तो 25 बोतलों में ये पूरा भर जाएगा, 27 बोतलों में ये पूरा भर जाएगा, और 28 बोतलों में ये 532 लीटर भर जाएगा। यही हमसे पूछ रहा है। तो हमें वो माप मिल गई, लेकिन हमसे क्या कह रहा है बोतलों की संभावित न्यूनतम संभावित संख्या कितनी है। तो ये संख्याएँ जो हुई हैं यही हम ऐड कर लेंगे। तो कितना हो गया 25, 25 दूनी 50, 2 बचा 52 हो गया। 52 और 8 60 और 20 80, यही आपका आंसर हो गया। 80 बोतलों में भर जाएंगी। ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 30% वार्षिक दर से 20,500 की राशि उधार ली गई तो कितने वर्षों बाद वह 34,645 हो जाएगी। एक तो फार्मूला है आपका A इजुकल टू अमाउंट इजुकल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। लेकिन हमें यहाँ से एक चीज़ देखी क्या है, हमसे कह रहा है 30%। अगर मैं यहाँ से देख लूँ अंदाज़ लगाऊँ तो 20,500 का अगर मैं 30% निकालूंगा बटे 100, तो हमें पता लगा 1 0 से 0 खत्म 0, तिरछे 15 5 हासिल लगी 1 3 दूनी 6, तो हमें पता लगा 61 से 50 रुपये एक ही साल का ब्याज मिल रहा है। और दूसरी साल का भी अगर निकालूंगा तो 61 से 50 रुपये मिलेगा ब्याज। और ये दोनों ब्याज में अंतर कितना हो रहा है, देखो ये अंतर कितना है, ये अंतर लगभग कितना है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लगभग 14,000 का अंतर है। अब यहाँ से पॉइंट समझिए, हमें जो ऑप्शन दिए गए वो क्या है 1 2 3। देखो एक साल तो हो नहीं सकती, एक साल का तो 61 से 50 ब्याज होगा, तो ये होगा नहीं। अब देखिए 2 साल का ब्याज यहीं देखिए हमारा कितना हो गया 6 6 12,000 हो गया, 12,300 तो यहीं से हो गया, तो 12,300 ब्याज ये मिला। अब पॉइंट समझिए 14,000 तक पहुँचने के लिए अगर मैं 3 साल ले जाऊँगा तब भी क्या हो 6,000 और बढ़ जाएगा, तो ये 18,000 ब्याज हो जाएगा। लेकिन 14,000 के आसपास है, तो इस पर क्या इस पर भी 30% मिलेगा, तो ये लगभग यहीं बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो गया वो डी हो गया, 2 साल में ये हो जाएगा ब्याज। इतना आपको कॉमन सेंस लगा के चलना है, ना कि सॉल्व हर चीज़ करने लगेंगे, ठीक है। हालांकि सॉल्व करोगे तब भी निकला है, इतना बड़ी कोई कैलकुलेशन है नहीं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। विक्रम 25,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय की शुरुआत करता है, उसके बाद 60,000 रुपये के साथ रामू इस व्यवसाय में शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ को समान रूप से विभाजित किया जाता है तो रामू कितने महीनों बाद शामिल हुआ। देखो हमेशा याद रखो पार्टनरशिप डिपेंड करती है वो कितनी इस पर करती है, इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया और कितना टाइम दिया, तो प्रॉफिट जो होगा वो हमेशा आपको इसी रेशियो में होगा, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया और टाइम कितना दिया, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है, विक्रम ने अगर मान लो 25,000 रुपये इन्वेस्ट किए, और क्या है हमसे क्या कह रहा है 1 वर्ष के अंत में, इसका मतलब 12 महीने के लिए किए। वहीं कह रहा है रामू ने 60,000 रुपये इन्वेस्ट किए, व्यवसाय में शामिल हुआ, उसके बाद अब ये पता नहीं कितने दिन को लिए 60,000, लेकिन इसने 60,000 रुपये निवेश करके ये शामिल हो गया। तो मैंने मान लिया, हमसे पूछा कि कितने महीनों बाद शामिल हुआ, मैंने मान लिया X महीने के लिए शामिल हुआ, क्योंकि इनका प्रॉफिट जो है ना वर्ष के अंत में लाभ विभाजित किया गया वो समान है। तो इन्वेस्टमेंट हो गया इंटू टाइम हो गया, ओके, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम।
तो यहाँ से मैंने सॉल्व आउट किया, क्या है 2 जीरो से 3 जीरो ख़त्म, इसमें 1 जीरो ना एक्स्ट्रा हो गई, 4,500 में 3 ही जीरो होंगे। उसके बाद 12 पंजे 60, 5 से काटा 55 25। तो हमें पता लगा कि जो रामू है ना वो 5 महीने के लिए शामिल हुआ है। तो हमसे पूछा रामू कितने महीनों बाद शामिल हुआ। अगर 12 महीने तक हमारा व्यवसाय चला जिसमें 5 महीने के लिए वो शामिल हुआ, इसका मतलब 7 महीने बाद वो शामिल हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक दुकानदार 120 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 320 किलोग्राम चावल खरीदता है। वह 170 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कुल मात्रा के 90% चावल बेचता है। कुल 45% लाभ अर्जित करने के लिए शेष मात्रा को प्रति किलोग्राम रुपये में बेचना चाहिए। हमसे कह रहा है 120 किलोग्राम उसने चावल खरीदे, 120 रुपये के हिसाब से उसने 320 किलोग्राम चावल खरीदे। तो ये तो इसने क्या है क्रय मूल्य किया। उसके बाद कह रहा है इस पर ना कुल लाभ इसे चाहिए कितना 45% का, 45% का पूरे पे लाभ चाहिए। तो हमने इसे जोड़ लिया। अगर मैं इसे जोड़ूँ कितना 0 0, 12 दूनी 24 की 4, बचा कितना 2, 12 3 36 और 2 38। तो ये 38,400 हो गया। लेकिन इससे पूरे पैसे 45% का प्रॉफिट चाहिए, तो मैंने 145 निकाल लिया अपॉन 100। ठीक है, तो मैंने यहाँ से काटा इसे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बचा कितना 384 गुणा 145। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखिए मैं क्या करता हूँ, 384 इंटू 145 को मैं 150 माइनस 5 लिख सकता हूँ अपनी कैलकुलेशन को सहूलियत के लिए। तो मैंने गुणा किया 0, 15 का इसमें गया 15 चौक 60, 0 यहाँ से लेके 6, 15 8 120 और 26, बच्चे कितने 12, 15 तो 45 और 12 कितना हो गया 45 और 12 57। ठीक है, तो ये आ गया 57,600। माइनस का कितना कम हुआ, माइनस का 5 है ये, तो 5 चौको 20 की 0 यहाँ से लगी 2, 8 20 और 2 22, बचा कितना 2, 5 15 2 17, 5 चौको 20 0 यहाँ से लगी 2, 5 40 2 42 से 4, 5 15 4 19, तो ये आ गया 1920। तो 1920 हमने माइनस किया तो 0 में से 0 गया, 10 में से 2 गया 8 बचा, 15 में तो 9 गया 6 बचा, उसके में 6 में से 1 गया 5 बचा। तो हमारे पास आ गया जो अमाउंट हमारा बनना चाहिए वो कितना होना चाहिए 55,680। लेकिन ये तो एक केस है प्रॉफिट की बात। लेकिन हमसे क्या कह रहा है 170 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उसने कुल मात्रा का 90% चावल बेचता है। कुल मात्रा है कितनी 320। तो वो हमसे पहले केस में कह रहा है कि 320 का 90% तो वो 170 रुपये में बेच रहा है। तो इसका 90% अगर मैंने निकाला तो कितना आ गया, 2 जीरो से 0 खत्म, 9 दूनी 18 की 8, यहाँ से लगी 1, 9 3 27 1 28। तो 288 किलोग्राम जो है वो तो वो 170 रुपये में बेच रहा है। तो इसका अमाउंट कितना बन गया 288 को अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं 300 माइनस 12 लिख रहा हूँ इंटू 170, तो 0। तो मैंने इसमें गुणा किया तो 0 1 2 3 0, 17 3 51। अब बचा कितना, अब 12 में गुणा होगा तो माइनस का 0, 17 दूनी 34 की 4, बचा कितना 3, 17 एकम 17 और 3 20। तो इसमें 20 40 अगर मैंने माइनस किया तो आपका आंसर जो आ गया 20 40 माइनस करेंगे 20 40, तो 0, 10 में से 4 गया 6 बचा, और यहाँ से 9 हो गया, और यहाँ से 10 में से 2 गया 8। तो ये आपका आ गया। अब आपके पास जो पैसा बचा है ना ये 48,960 तो यहाँ खर्च हो गया। ठीक है, इतना यहाँ प्रॉपर्टी ले चुका है और हमें पूरा पैसा बनाना कितना 55,680। तो हमसे कह रहा बचा है में, अब जैसे 10% इसका बचा तो 32 किलोग्राम किस रेट में बेचे। तो मैं यहाँ से इसका माइनस कर लूँगा, 55,680 में से माइनस किया हमने 48,960, 0 8 में से 6 गया 2, और 16 में से 9 गया 8, 14 में से 8 गया 6। तो आपके पास जो अभी आया वो कितना आ गया, दोबारा माइनस के 0 0, 8 में से 6 गया 2, उसके बाद 16 में से 9 गया 7 बचा, तो जो आ गया 6720। तो हमसे कह रहा है 6720 रुपये हैं, उसको बचा कितना 32, 10%। अगर मैं इससे डिवाइड कर रहा हूँ तो आपका आंसर आ गया 4 एकम 4, बचा कितना 2,
4 छिंग 24 बचा कितना 3 4 32, तो ये 4 से 8, तो 1680 अपॉन 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 0, तो 210 रुपये, ये आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन दोबारा समझिए आप। वो हमसे कह रहा है कि 120 किलोग्राम को 120 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उसने 320 किलोग्राम चावल खरीद लिया। ओके, उसके बाद कह रहा है कि 170 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 90% चावल बेचता है। तो इसका कितना 320 का 90% निकाला, वो हमारा 280 आ गया। उसको 170 के हिसाब से बेच रहा है, तो हमें पता लगा वो उसका जो अमाउंट बन रहा है वो कितना बन रहा है 48,960। लेकिन क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है ये पूरे पे तो इसे 45% लाभ चाहिए। तो जो हमारा यहाँ से अमाउंट जो बन रहा था ना, यहाँ से जो अमाउंट बना, जो इसने क्रय मूल्य किया था 120 रुपये के हिसाब से 320 जब खरीदा, तो 38,400 में, उस पर ये 45% का लाभ पूरे पे चाहिए इसे। तो जो पूरे पे लाभ निकाला तो हमारा वो आ गया 55,680। अब यहाँ से 48,960 तो मुझे मिल गया, 90% पे हमने ले लिया, लेकिन 10% हमारा जो बचा 320 का 10% कितना हो गया 32। तो वो कह रहा है कि वो किस रेट में बेचे, तो हमने निकाल लिया। देखो 55,680 में पूरा चाहिए था, 48,960 में मिल गया, तो हमारे पास बचा कितना 6720, और ये 6720 को हमने 32 से भाग कर दिया, तो हमारा जो आंसर आ गया वो 210 आ गया। ये हमसे पूछ रहा था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति क्रम से 12.5% और 15% के साधारण ब्याज की दर पर दो अलग अलग ए योजना और बी योजना में 31,500 रुपये का विभाजित करके निवेश किया। यदि 2 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि 8900 रुपये है, तो योजना ए में निवेश की गई राशि याद कीजिए। हमसे कह रहा है ए में तो क्या किया उसने 12.5%, वहीं बी में उसने 15% की दर से। ओके, तो ये तो 1 साल का है, लेकिन क्या कह रहा है 2 साल के लिए। तो इसे जो इंटरेस्ट ए पे 2 साल में जो इंटरेस्ट मिलेगा इसे मिलेगा 25%, और वहीं बी पे के लिए कितना मिलेगा 30%। अरे भाई हम लोग देखते हैं ना साधारण ब्याज में PRT इंटू 100। अगर मान लो दर हमारी पहले वर्ष 5 है और 2 साल के लिए, तो 10% हो गई ना। तो ये तो होता है प्रिंसिपल का 10% डायरेक्ट निकाल लेते हैं हम, तो वैसे ही हमारा हो गया। तो यहाँ से हमें पता लगा कि 2 साल में ए पे तो 25% का ब्याज मिल रहा और बी पे कितना मिला 30%। अगर मैं मान लूँ और इसने टोटल जो इन्वेस्ट किया वो कितना किया 31,500, लेकिन अलग अलग योजना में किया। अब हमें नहीं पता ए पे कितना किया बी पे कितना, लेकिन मुझे ये पता है कि ए पे अगर 25% मिल रहा है और बी पे भी मिल रहा, तो बी पे 30% मिल रहा। तो मैं अगर मान लूँ कि ए पे बी पे मिल रहा 25% प्लस के 5%, तो मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट ए पे जो टोटल अमाउंट है उसी पे निकाल ले रहा हूँ। 31,500 पे 25% निकाल ले रहा हूँ, तो 25% की फ्रैक्शन होती है कितनी हुई 1/4। अरे भाई 25/100 करेंगे ना, तो 25 चौको 100 ऐसे, तो 4 से काटा, 4 7 28, बचा कितना 3, और 4 8 32, बचा कितना 3, 4 7 28, 4 5 20। तो हमारे पास जो आ गया वो कितना आ गया 7875। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब लेकिन हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है जो हमें ब्याज मिला वो कितना मिला 78%, लेकिन इसमें टोटल जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिला 8900। अब 8900 ब्याज मिला, लेकिन हमने जो ब्याज निकाला वो कितना आ गया 7875। तो हमें इसमें माइनस किया, 10 में से 5 गया 5 बचा, 9 में से 7 गया 2 बचा, 8 में से 8 गया 0, तो 105। अच्छा, ये 105 एक्स्ट्रा ब्याज क्यों मिल रहा है, पता है क्यों? क्योंकि हमने बी पे जो मिला था हमें ब्याज 30%, लेकिन हमने बी का निकाल कितना लिया 25%, ए पे 25%, क्योंकि बी का हमने 5% मिस कर दिया। तो जो एक्स्ट्रा जो ब्याज मिलेगा ना वो बी का 5% ही होगा। अगर बी के पे 5% जो ब्याज मिल रहा है वो 1025 बन रहा है, तो 5 दूनी 10, 0 5 25, तो हमें पता लगा बी पे इन्वेस्ट कितना किया। तो बी के हमें ये 100 उधर चला जाएगा, तो कितना हो गया 20,500। तो मुझे पता लगा 20,500 रुपये जो है बी पे इन्वेस्ट हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है योजना ए में निवेश की राशि क्या याद कीजिए। अगर टोटल जो अमाउंट था वो कितना था 31,500, 31,500, उसमें से हमें पता लग गया बी पे कितना किया 20,500, तो 0 0 0 1 1, तो हमें पता लग गया 11,000 है वो ए पे निवेश किया। ओके, अगर आपको अभी भी दिक्कत हो रही है, इसमें समझने में दिक्कत है, वैसे कुछ समझने वाला है नहीं, बट अगर दिक्कत आ रही है तो सिंपल इंटरेस्ट की एक वीडियो पढ़िए कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में, हमारे चैनल पे जाइए और प्ले लिस्ट खोलिए, वहाँ पे मिलेगी आपको, वो आप देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है इस सब में रूट है, ठीक है। अच्छा, सॉल्व करते आते हैं क्या कह रहा है। देखिए यहाँ से ये रूट निकला तो कितना आ गया 8। अब ये क्या, अब ये बन क्या गया, अब ये बन गया है रूट के अंदर 92 प्लस के 8, तो ये कितना हो गया 100, और 100 से बाहर निकलेगा तो कितना आएगा 10।
तो अब यहाँ पे जब ये वाली सिचुएशन बनेगा कितना बचेगा, 35 माइनस के 10, क्योंकि ये वाला हमने पूरा सॉल्व कर लिया, इसके 10 वैल्यू आ गई। तो 35 में से 10 गया, कितना बचा 25। तो रूट के बाहर कितना आएगा 5। तो अब कितना है, यहाँ तक की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ गई 5। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 126 माइनस के 5, तो कितना आ गया 121, और ये होता है 11। अब ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर किसी बात की दिक्कत आ रही है समझने में, आप पहले समझे यहाँ ध्यान से क्या कह रहा है। देखो पहले ये रूल लगा हुआ है, इसके ऊपर ये रूल लगा हुआ है, इसके ऊपर ये रूल लगा हुआ है, इसके ऊपर ये रूल लगा हुआ है। तो पहले ये रूल हमने सॉल्व किया तो कितना 8 आ गया, तो 92 8 हो गया। 100 पे से रूट हमने निकाला कितना 10 आ गया, और 25 में से 10 गया कितना, सॉरी 35 में से 10 गया कितना आ गया 25। अब ये रूट यहाँ से हटेगा तो 5 मिलेगा, तो हमारा जो बचेगा एंड में क्या बचेगा 126 माइनस 5, और आ कितना आ गया 121। 121 होता कितना 11 का। तो ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक कार्य को 138 दिनों में पूरा करता है, ए करता है 138 दिनों में, बी उसी कार्य को 207 दिनों में पूरा करता है, वहीं सी करता है उसी कार्य को 276 दिनों में। यहाँ से एलसीएम आ गया। तो 138 को देख के मुझे लग रहा है 6 9 दूनी 18, ये 69 का मल्टीपल है। तो 69 2 लाने के लिए 38 में 2 हो गया, 69 3 207 होता है तो 3 और हमें चाहिए। उसके बाद है 69 चौकू होता है 276, 2 तो 1 मिल गया, 1 और 2 आ गया। यहाँ से एलसीएम ऐसे हमने डायरेक्ट ले लिया। अगर आपको दिक्कत आ रही है, जैसे आनी चाहिए, आप समझ चुके होंगे इतना, बट फिर भी अगर आपको देखो यहाँ से आपको दिक्कत, देखो भैया कि मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में नहीं बता सकता, वरना ये वीडियो 3 घंटे की चली जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ये एलसीएम में दिक्कत आ रही, इसलिए मैंने वन शॉट में कॉन्सेप्ट द डे में पढ़ा रखा है, ताकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन है वो आपको मैंने वहाँ पे करा रखे हैं, ताकि आपको ईजिली समझ आए। ठीक है, तो वहाँ पे देख लेंगे जाके आप। तो यहाँ से हमें पता लग गया, देखो 69 दूनी 138 होता है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 6। वहीं 69 तियाँ होता है 207, तो बचा कितना 2 दूनी 4, डायरेक्ट एफिशिएंसी ऐसे निकलती है। 69 चौकू होता है कितना 276, तो बचा कितना 3। अब ये कह रहा है दो तीनों एक साथ मिलकर संपूर्ण कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो कार हो कितना गया, कार हम निकाल लेंगे। इसमें हम किसी का गुणा करेंगे टोटल वर्ग निकल आएगा। ऐसे मान लो 276 मैंने 3 का किया, या 207 में अगर 4 का गुणा किया तब भी टोटल वर्ग निकलेगा। तो 3 से क्या 3 6 18 8, यहाँ से लगी 1, 3 7 21, 1 22, बचे कितना 2, 3 6 2 8, टोटल वर्ग कितना आ गया 828, और 6 4 10, 3 13। तो कर रहे हैं हम, करा रहे इसे 3 6 78, बचा कितना 4, तो 13 3 39, 39 8 ये बचा 1 वो, तो 9/13, ये आपका आंसर हो गया। 63 सही, 9/13, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। जीपी का हमें क्वेश्चन दिया गया, ए कितना दिया गया, ए होता है प्रथम पद, जितना दिया गया हमें 5/7। वहीं आर हमें कितना दिया गया, आर होता है सार अनुपात दिया है कितना, वी रेशियो बी अपॉन ए होता है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो ये आपका कितना आ गया 1/7। ओके, अरे सेकेंड टर्म मतलब 5/49, उसके बाद कितना आ गया 5/7। अब देखिए 4 संख्याएं हैं तो ये ऊपर जाएगी, ये से चलेगा, ये से चली जाती है, तो कितना हो गया 5/49, और ये कितना आ गया 7/5, तो 5 से 5 खत्म, 7 से 7 खत्म, तो 1/7 ही बचा, ये आपका हो गया। उसके बाद देखो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन टर्म्स का निकालने के लिए होता है SN A 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में होता है 1 माइनस आर। अगर हमारी आप पहली वीडियो से जुड़े हुए हैं तो आपको ये क्वेश्चन समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या कह रहा है 5/7, 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी दी गई 1/7 की पावर n, ऐसे ही 1 माइनस आर कितना है 1/7। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे, 7 एकम 7 कितना हो जाएगा 6/7, तो नीचे कितना आ गया, जैसे 7 एकम 7 माइनस 1, तो 6/7 ही आ गया यहाँ पे, तो कितना आ गया आपका ये 6/7। अब देखिए अगर 6/7 ऊपर जाएगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो ये कितना हो जाएगा, ये जब ऊपर पहुँचेगा तो ये इधर चलाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये जो आपका हो जाएगा ऊपर हो जाएगा जाके 6/7 हो जाएगा, 7/6 उल्टा हो जाता है। तो 7 से 7 खत्म, आंसर जो आपका आ गया वो कितना आ गया 5/6, 1 माइनस 1/7 की पावर n, ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें ना n में से सब में ये n है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक व्यापारी अपने माल के मूल्य को इस तरह अंकित करता है कि 40% छूट देने के बाद उसे 15% का लाभ
होता है। देखो छूट छूट जो मिलती है उसके पे हमेशा होती है मार्क प्राइस पे, अंकित मूल्य पे छूट होती है। तो कितना 40% छूट देने के बाद तो कितने बेचना 60 में। उसके बाद कहता है तब भी उसे 15% का लाभ होता है। 15% का लाभ होता है, उस लाभ हमेशा होता है वो सी पी पे होता है। तो 15% का लाभ होने का मतलब 115 में इंटू सी पी अपॉन 100। अब देखिए दोनों बराबर क्यों कर दी, बराबर इसलिए कर दी, देखो अंकित मूल्य पे छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस बचता है, और वैसे ही क्रय मूल्य पे अगर लाभ लेते हैं तो वो भी सेलिंग प्राइस होता है, इसलिए दोनों बराबर हो गए। ठीक है, जीरो से जीरो खत्म। तो एम पी से सी पी यू का रेशियो जो आ गया वो कितना आ गया 115 अपॉन 60। 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 3 15, और ये हो गया कितना 12 पंजे 60 23। तो हमें क्रय मूल्य की वैल्यू दी गई, सी पी कितना है यहाँ से 12 है, तो 12 की वैल्यू हमें कितनी दी गई 2200। तो यहाँ से कितना निकला, एक की वैल्यू कितनी आ गई 12 एकम 12 कितना बचा 10, 102 हो गया। तो 12 पंजे 60, 5 माते 24 12 8 96, तो बचा कितना 8, 80 हो गया है ना। 12 एकम 12 बचा कितना 10, तो 12 8 96, 96 में 4 ये 2 6, 12 पंजे 60। तो या एक की वैल्यू कितनी आ गई 1850। तो एम पी कितना आ गया, यहीं समझ से अंकित मूल्य पूछा गया, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो एम पी की वैल्यू कितनी है 23। तो हमें 1850 गुणा 23 किया तो कितना आ गया 0। 23 पंजे कितना होता है 115, बचा कितना 11, और 23 अट्ठे कितना हो गया 8 3 24, 8 दूनी 16 और 8 3 24, 8 दूनी 16, 160 और 24 84, 84 और बचा कितना था यहाँ पे 11। तो 84 और 11 हो गया, तो कितना हो गया 23 अट्ठे 184 और 11 195, बचा कितना 19। 19 23 से कम 23 और 19 हो गया कितना 19 42 42। तो आपका जो आंसर आ गया कितना आ गया 42,550, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। वर्ष 2014 में दोनों कंपनियों द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या 2014 में दोनों कंपनी द्वारा, तो 2014 में है कितना 130 है 75 है, तो 130 और 75, तो कितना आ गया 5, 7 3 10 की जीरो यहाँ से लगी 205। वहीं 2011 में दोनों कंपनी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या का लगभग कितना परसेंट होगा 2011 में। तो 2011 में है कितनी दोनों कंपनी, कितना है 140 और 120, 140 और 120, तो ये कि 260। तो हमसे पूछा गया 205 जो है 205 260 का कितना परसेंट होगा इंटू 100। तो एक जीरो से जीरो खत्म, 2 से काटा हमने, 2 एकम 2 जीरो, 2 दूनी 4 2 पंचे 10, कितना आ गया 13, 13 सत्ते 91, बचा कितना 13 सत्ते 91, 9 ये 2 11, तो 115 हो गया, और 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, बचा कितना 11। तो ये लगा वो 78 पॉइंट समथिंग आएगा, जो आंसर आपका हो गया कितना लगभग में पूछा गया प्रतिशत में, तो वो हो गया 79%। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 2012 में कंपनी एक्स द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या 2016 में वाई द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2012 में एक्स, 2012 में एक्स क्या है, एक्स की पॉइंट वाला है, तो एक्स है कितना 90, 2012 में 90, और 2016 में बाई द्वारा निर्मित, 2016 का ये है, और बाई है क्या ये जो रेक्टेंगल में बना है, तो 150। इनका अनुपात पूछा गया 3 त्रिका 9 तिरछे 15, 3 5 का आ गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कंपनी सी का लाभ कंपनी डी के कारोबार मतलब टर्नओवर का कितना परसेंट है। तो कंपनी सी का लाभ, तो सी कंपनी ये है, इसका प्रॉफिट कितना है ये है, तो 2 प्रॉफिट है। डी के कारोबार का कितना परसेंट है, डी के कारोबार टर्नओवर है कितना, डी का टर्नओवर है 8, तो 2/8 बस कितना परसेंट है, तो ये हो गया 4 से काटा 25%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमसे क्या कह रहा है, कंपनी बी का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए कंपनी बी है, लाभ होता क्या है, देखो लाभ कितना हुआ है, इसे लाभ हुआ है, लाभ का ये वाला रेशियो देखा है तो 12.6। लेकिन लाभ हमेशा किस पे होता है, लाभ उस पर होता है जितना हमने इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्ट कितना किया था हमने 4.2, तो ये हमसे पूछा गया 4.2 इंटू 100, तो 10 से 10 खत्म, और 4 3 42 नहीं होता 126, तो ये हो गया कितना 300%। यही आपका आंसर हो गया। आसान आसान से क्वेश्चन आइडिया आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे,
4 कंपनियों में से किस कंपनी का लाभ अनुपात सबसे अधिक है। देखो लाभ अनुपात कैसे निकालना है, जैसे देखो ए में क्या है, ए में इन्वेस्ट कितना किया 3.8 और लाभ भी कितना हुआ 3.8 का, ठीक है, मतलब मतलब कितना हुआ 100% का लाभ हुआ। वहीं देखो इस पर क्या है 4.2 का इन्वेस्ट किया और 12.6 का हुआ, तो देखो ए पे जो हुआ हमें 100% का लाभ हुआ, इस पर कितना हुआ, इस पर हुआ हमें 300% का। वहीं क्या है देखो सी में क्या है 4 किया 2 लाभ हुआ, तो इसका तो हमें 50% ही लाभ हुआ सी में। वही डी में क्या है, हमने 1 इन्वेस्ट किया और 7 प्रॉफिट हुआ, 1 इन्वेस्ट किया प्रॉफिट कितना हुआ 7/100, तो ये होगा 700%। तो सबसे ज़्यादा हमें प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ डी पे, कंपनी नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का बाएं मुड़ता है, जैसे ये लड़का मैंने चलाया इधर, ये बाएं मुड़ा, इधर चला तो इसका बाएं इधर हो गया। उसके बाद कह रहा है फिर 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा और 16 किलोमीटर चलता है। पहले कह रहा है 4 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ा, 3 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, 16 किलोमीटर चला, वह अंत में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। तो वो पहले 4 किलोमीटर की दिशा में, देखो पहले भी 4 इसी दिशा में करा, अगर यही दिशा में एंड में जो पश्चिम बोल रहे हैं, जैसे वेस्ट बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है पहले भी वेस्ट में ही चला था। तो ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमें दिया गया है इसमें, इसके ना थोड़ा ऑप्शन ये वाला गड़बड़ लिखा है, ये वाला ऑप्शन जो है वो है माइनस डिवाइड बाई इज इक्वल टू। अब देखिए मैं पहले से चेक कर रहा हूँ क्या कह रहा है। अगर देखो मैं पहला रख लूँ 14 में से, अगर मैं यहाँ पे -18 को, तो 18×3 = 54, तो 8 बराबर नहीं हो पाएगा, तो पहला तो नहीं होगा, ठीक है। दूसरा रखूँ तो 14 ने 28 और 4 हो गया 32, गुणा 3 करूँगा इसका, 18×3 = 54 मान लो हो गया, तो ये 8 बराबर फिर भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन हम चेक करें तो क्या है 14 - 18 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 8, तो 3 से काटा 3 18, 14 में से 6 गया 8 बचा, तो 8 बराबर 8, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है 2013 का पहला दिन, 2013 का पहला दिन सोमवार था, तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा दिन होगा। अगर 2013 का पहला दिन सोमवार था और ये लीप ईयर नहीं है, तो इसका जो अंतिम दिन है ना वो भी सेम डे ही होगा, तो वो भी क्या होगा मंडे। अगर लीप ईयर होता तो इसका एक डे बढ़ जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 3 सी, देखो क्या है, देखो सी 3 नंबर पर होता है तो 3 दिया है, ए एक ही नंबर पर होता है तो 1 है, एफ 6 पे ही होता है 6 दिया है, के 11 पे होता है तो 11 दिया गया है, तो ये 17 किस नंबर क्या कौन होता है 17 पे होता है क्यू, तो ऑप्शन नंबर ए। आसान आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन तो हमसे कह रहा है इसको अगर ये लिखा जाता है तो क्या, देखो क्या है स्ट्रेंज को अगर लिखा जाता है STRANGE को लिखा गया क्या SGNARTE। तो देखो यहाँ से ये बात समझो, देखो ये तो सेम ही है, ये सेम है, लेकिन ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो ये पलट जाते हैं। ऐसे ही क्या फैशन का क्या है FASHION, तो F तो रहेगा सेम ही, F है, उसके बाद इधर N भी सेम रहेगा, लेकिन O इधर आएगा पहले, फिर I आएगा, फिर H आएगा, ये उल्टे हो रहे हैं ना, S आएगा, फिर A, फिर N, तो FOI एक ही ऑप्शन नंबर है डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। रिलेशनशिप को ये लिखा, अब देखो क्या है इसमें क्या कर रहा है, इसका पैटर्न समझना। इसमें यहाँ तक पहुँचने के बाद ये क्या है शुरू के 2 हटा दे रहा है और एंड के भी पीछे के 2 हटा रहा है, ठीक है, SH रख रहा है। फिर क्या कर रहा है प्लस का 1 ऐड कर रहा है। देखो इसमें क्या है L से हो रहा है स्टार्ट, यहाँ से L तक है, लेकिन क्या है इसमें E भी है पीछे, और पीछे इसके बाद H भी है, H तो था, I भी है इसमें, ठीक है, ये वाला ऐड किया। अब यार फिर माइनस के 2 हटा रहा है, देखो ये वाले शुरू के 2 और पीछे वाले 2 फिर हटा दिए, तो अब A से स्टार्ट हुआ और S पे समित हो गया। लेकिन अब की बार क्या है +1 ऐड करेगा, तो देखो ATIONS तो है ही, लेकिन +1 ऐड करेगा, तो A के पहले क्या है L, तो L ऐड करेगा, इसमें S के बाद क्या है H, ये ऐड करेगा, तो L ये H हो गया, तो LATIONH, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका NS था ना SH, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। वो हमसे कह रहा है ये लिखा है, इसको सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और मिलते जुलते लिखिए। तो ये जो लिखा है ये लिखा है परस्यू, PURSUE। परस्यू मतलब होता है आगे बढ़ाना, कोई चीज़ जारी रखना। अगर कोई चीज़ कर रहे हो आप, कोई काम कर रहे हो, जैसे पढ़ाई कर रहे हो तो आप परस्यू कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो। तो दूसरा इसका मिलता जुलता क्या है, देखो सपोर्ट करना तो नहीं हुआ, रिटीट करना मतलब वापस करना नहीं, क्विट करना मतलब छोड़ देना भी नहीं हुआ, तो ये हो गया सीख। सीख का भी मतलब होता है तलाश करना या खोज करना, कुछ किसी चीज़ के आगे बढ़ते रहना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तर्क क्या है
क्या महिलाओं को लड़ाकू इकाइयों में सेवा करनी चाहिए? पहला कह रहा है तर्क, कथन ये था, तर्क कह रहा है हाँ, महिलाओं को लड़ाकू इकाइयों में सेवा करने की अनुमति देना लैंगिक समानता की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। सही बात है। उसके बाद क्या कह रहा है, नहीं, भारत में महिलाएं सबसे अधिक भागू होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर एक ही प्रबल है, जो ऑप्शन नंबर डी में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, सभी फूल रंगीन हैं, कथन कह रहा है, और सभी कलियां फूल हैं। तो सभी कलियां रंगीन हैं, तो सभी कलियां रंगीन हैं, देखो फूल से फूल मिल जाएगा, तो सभी कलियां रंगीन है, सही है पहला। दूसरा सही है कि नहीं चेक करते हैं। सभी रंगीन, तो जब रंगीन कुछ हैं, सभी फूल 150 में होता क्या है, इसको अगर मैं 100 लेके चलता हूँ तो ये 50 है, तो 50 से 100 पे नहीं बन सकता है। तो ये सभी तो कभी हो ही नहीं चाहिए, कुछ है रंगीन, कुछ अगर रंगीन फूल होता तो सही होता, तो दूसरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहले सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, सभी लड़कियां लड़के हैं, कुछ लड़के पुरुष हैं, कोई भी पुरुष महिला नहीं है। तो सभी लड़कियां लड़के हैं, कुछ लड़कियां, देखो अब क्या है, निष्कर्ष निकाल ले, कुछ लड़कियां पुरुष हो सकते हैं, कुछ लड़कियां पुरुष, तो पुरुष और महिला, पुरुष और लड़कियों का जो संबंध बनेगा तो ये नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव पर्सन बनेगा, प्लस तो कोई बनेगा नहीं, तो ये पहला गलत हो गया। ओके, उसके बाद क्या, दूसरा क्या कहता है, कोई भी लड़की महिला नहीं है, कोई भी लड़की महिला नहीं है, तो कोई भी इसमें पुरुष का संबंध लड़की तक ये बनेगा नहीं, तो दोनों गलत हो गए, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, ना तो ए ना दो। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमें ये दिया गया है, संख्या क्या दी गई, 2 5, इसमें कौन सा फिट बैठेगा, ऑप्शन चेक करना, ऑप्शन सही लिखे हैं। चलिए देखते हैं, हाँ ऑप्शन सही लिखें। अब देखो, अगर मैं पहला लेके चलता हूँ, तो पहले अगर मैं यहाँ अगर 55 हो गए, 55 और ये जोड़ दिए, माइनस का 11 किया, इसमें 2 का भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा, तो पहला तो नहीं होगा। दूसरा देखें, 55 और 25 कितने हो गए, 70, प्लस के 11, तो 7 दूनी 14, ये तो 26 के आसपास रह रहा है, ये भी नहीं होगा, और माइनस का और कटेगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है, प्लस 55 और 25 कितना हो गया, 80 हो रहा था, है इंटू 11 55, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन चेक कर रहे क्या है, 55, 25 माइनस 55 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 प्लस के 6, तो 11 पंजे 55, तो 25 में 5 गया 20, और 7 दूनी 14, 14 6 20, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। पुस्तक ज्ञान, पुस्तक से क्या मिलता है, हमें ज्ञान मिलता है, ऐसी कठिन प्रश्न से क्या मिलता है, मुझे सफलता मिलती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। इसके साथ आपके नहीं अभी बचे होंगे क्वेश्चन, ठीक है। विश्व में प्रत्येक राष्ट्र ने 5 नए उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित करने की राष्ट्र एक्स की योजना को विरोध किया, ठीक है। तो राष्ट्र एक्स ने कक्षा में 5 उपग्रह नहीं प्रक्षेपित किए, नहीं, जब विरोधी किया तो क्यों किया रहेगा ये, तो ये खत्म हो गया। अन्य राष्ट्रों द्वारा एक्स की प्रगति पसंद नहीं है, ये भी गलत, ये ऐसी कोई चीज़ कथन में कही नहीं गई है, तो आपका ऑप्शन हो गया ना तो एक ना हो डी, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। शायद आप खत्म हो गई यहाँ। इसके साथ आपकी क्लास खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक वीडियो हमारी पहुँच सके, और इसी साथ जुड़े रहें चैनल पे और प्रैक्टिस करते रहें। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही, और इसके साथ साथ हम कॉन्सेप्ट द डे इसीलिए चला रहे हैं ताकि अगर यहाँ पे आपको दिक्कत आ रही समझने में, क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता हूँ, मेरी मजबूरी है कि मैं नहीं ज़्यादा टाइम दे सकता, वरना ये क्लास 2 घंटे 3 घंटे की फिर कोई मतलब नहीं बनता है। उन लोगों के लिए दिक्कत आएगी जिन्हें आ रहा है। अगर आपको दिक्कत आ रही है किसी भी टॉपिक में, तो वो मैं टॉपिक आपको कॉन्सेप्ट द डे में करा रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप, प्ले लिस्ट बनी हुई है वहाँ पे देखिए, तो वहाँ पे मैंने देखो प्रॉफिट एंड लॉस करा रखा है, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट करा रखा है मैंने, उसके बाद वहाँ पे हो रखा है क्या, एक तो ये करा रखा है गुरुत्व श्रेणी जीपी, उसके बाद टाइम एंड वर्क करा रखा है, एक अलजेब्रा का टॉपिक करा रखे हैं, तो ये आप कर लें जाके वहाँ पे, ताकि आपको यहाँ दिक्कत, ये सब यूपीएसआई की प्रीवियस ईयर बेस्ड है और बाकी भी एग्जामों का है, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार।